हम लोग इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 3 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट किसको बोलते हो? ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को या फिर फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करता हो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन कंट्री, यानी या फिलहाल इंडिया। तो हमारे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो फैक्टर्स और कंडीशंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इकोनॉमिकली, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करे, कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करे, ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करे, जो इंपॉर्टेंट हो रूल्स बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है? तो कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स होंगे, कुछ इकोनॉमिकल मतलब इंडिकेटर्स होंगे, फैक्टर्स मतलब कुछ पॉलिसीज होगी, और कुछ इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते होंगे। क्या क्या इंडिकेटर्स या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करते होंगे देश का जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, डॉलर पाउंड का एक्सचेंज रेट, ये सब हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो हमारे पॉलिसीज को इम्पैक्ट करते होंगे, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते होंगे। वैसे इकोनॉमिक पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो सबको जो इन्फ्लुएंस करता होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी फैक्टर्स। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है, टैक्सेशन को लेके, गवर्नमेंट अपने खर्चों को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके, गवर्नमेंट अपने लोन्स को लेके जो पॉलिसीज बनाती होगी, इंडस्ट्रीज को लेके जो पॉलिसीज बनती होगी, इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंटरनेशनल बिजनेस को लेके, टैक्स, इंटरनेशनल टैरिफ्स यानी वो कस्टम ड्यूटीज, उनको लेके जो एग्रीमेंट्स को लेकर जो रूल बनते होंगे, वो सब हो गए इकोनॉमिक पॉलिसीज जो देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर कंपटीशन कमीशन जो कि देश में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहे बिजनेस के लिए, उस पर नजर रखते हैं। आईआरडीए जो इंश्योरेंस को लेकर रूल बनाती है, सेबी जो सिक्योरिटी मार्केट को लेकर कंट्रोल करती है, आरबीआई जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है। ये सब हो गए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो हमारे देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हुए, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना, डेवलपमेंट करना, डेमोग्राफी यानी वो कितना यंग पॉपुलेशन है, कितना ओल्ड पॉपुलेशन है, कितने कास्ट रेशियो है, जेंडर रेशियो, वो सब भी इम्पैक्ट करते होंगे। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, दुनिया कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, अभी कौन से फील्ड में कौन सा एडवांस टेक्नोलॉजी चल रहा है, जैसे क्रिप्टो बोल लीजिए, एआई बोल लीजिए, ये सब फैक्टर भी इम्पैक्ट करते होंगे। ये हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन, इंडिकेटर्स, चैलेंजेस जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते होंगे। अब बोला डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है, इसका क्या फायदा होगा, क्या इंपॉर्टेंस है इसको, उसको समझने का कि ये क्या क्या फैक्टर्स कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे जो हमारे लिए गाइडलाइन बना के देते होंगे कि बिजनेस डिसीजन कैसे लेना है, ये सब हमको डिसीजन लेने में इम्पैक्ट करती है, हेल्प करती है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। अगर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे तो इकोनॉमिक इन्वेस्टर्स एनकरेज होंगे हमारे यहाँ के पैसा लगाने को। हमको पॉलिसीज फ्रेम करने में, गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक इंसाइट मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन कौन से एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कौन कौन सी चीजों पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कहाँ कहाँ ग्रोथ का भी स्कोप है। तो गवर्नमेंट को ये सब एनालाइज करने में ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प करते हैं। तो इनको अगर प्रॉपरली जज करो तो इनके बारे में प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उसका इनकम लेवल समझने में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेशन समझने में हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयमेंट समझने में हेल्प करते हैं। देश का इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को गोल सेट करने में, गवर्नमेंट को क्या क्या डेवलपमेंटल काम करना है उनके प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। और हमारा सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कि गरीबी कम कैसे हो, हेल्थ सेक्टर बेटर कैसे हो, एजुकेशन सेक्टर बेटर कैसे हो। तो ये जितने भी ऊपर हमने पिछले आंसर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स पढ़े, फैक्टर्स, पॉलिसीज या फिर इंस्टीट्यूशंस या चैलेंजेस पढ़े,
वो सब कैसे हमको हेल्प करते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अलावा इनोवेशन लाने में हेल्प करते हैं, ग्लोबल एक दूसरे से जुड़ने में, इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं, क्या क्या फ्यूचर में कंसर्न्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आंसर, इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, आपके देश के इकोनॉमी को बड़ा बनाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही इसका मेन डेफिनेशन है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कैसे आपकी कंट्री का इकोनॉमिकल साइज बढ़ाओ, कैसे टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़े, कैसे रियल इनकम बढ़े, नॉमिनल इनकम बढ़े, कैसे आपका देश में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बेसी हो, कैसे पॉवर्टी कम होगी, कैसे अच्छी अफोर्डेबल सर्विस मिल सकती है, कैसे लोगों का चॉइसेस बढ़ सकता है, मतलब आपको बेटर वेराइटीज मिले चूज करने के लिए, कैसे मोर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर है ना, कि पॉवर्टी कम हो, आपका देश ग्रोथ कर रहा है, मोर अफोर्डेबल सर्विस मिले, आपका देश ग्रोथ कर रहा है, बेटर चॉइस मिले आपको, देश ग्रोथ कर रहा है, मोर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सर्विस बेटर हो, लॉन्ग लिव जिए, मतलब हम लोगों की लाइफ कैपेसिटी ज्यादा हो जाए, ज्यादा हेल्दियर जिए हम लोग। ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की इंडिकेटर्स है कि आपका देश का तरक्की हो रहा है या नहीं। अब बोलता है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या सेम है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी बढ़ना, ग्रोथ का मतलब होता है देश का टोटल इनकम बढ़ना, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लोगों का वेलबींग होना, लोगों का भला होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होना, कम्युनिटी वाइज हम लोग इंप्रूव करें, ज्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो देश में। अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या फायदा होगा उसका? ये ऊपर बोला डेवलपमेंट का मतलब क्या है इस पैराग्राफ में, आप पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट होने से क्या क्या फायदा होगा? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बिजनेसमैन अट्रैक्ट होंगे, नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा लोग टैक्स देने वाले लोग बनेंगे देश में, डेवलपमेंट होगा तो हमारा कम्युनिटीज प्रमोट होगा, हमारा लोकल प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्किल्ड वर्कर ज्यादा आएंगे देश में, तो डेवलपमेंट होने से ये सब एडवांटेज होगा। नेक्स्ट आ गया भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है? तो ग्रोथ मतलब आपका देश का जीडीपी बढ़े, आउटपुट बढ़े, लेकिन डेवलपमेंट मतलब लोगों का लाइफ का स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, लोगों का वेलबींग हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल डायमेंशनल इन नेचर, ये वन डायमेंशन का बात कर रहा है, सिर्फ जीडीपी, सिर्फ देश का प्रोडक्शन या इनकम, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल है। गरीबी कम करने का बात कर रहा है, बेटर लाइफ का बात कर रहा है, लोगों को खुश रहने का बात कर रहा है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव फैक्टर है, जबकि यहाँ क्वालिटी का बात हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म फोकस करता है, ये लॉन्ग टर्म फोकस है। जहां पे देखो जीडीपी, जीएनपी इनका बात होगा, जबकि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बात होगा। इतना डिफरेंस बिटवीन बहुत है। ये एक सर्टेन पीरियड का बात करेगा, ये लॉन्ग कंटिन्यूअस चलता रहेगा डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? दुनिया में 3 टाइप का इकोनॉमी है, डेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड क्या है? जिनका अभी भी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिन देशों का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बहुत कम इंडस्ट्रीज है, हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज बहुत ज्यादा है, एजुकेशन का लेवल बहुत खराब है, हेल्थ केयर का लेवल बहुत खराब है, टेक्निकल डेवलपमेंट का लेवल बहुत खराब है। ये सब कंट्री को बुलाया जाता है अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड कंट्री के एग्जांपल्स क्या क्या है? श्रीलंका है, साउथ ईस्ट अफ्रीका है, कई एक एशियन कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज है। ये सब एग्जाम्पल है अभी भी जो लोग अंडर डेवलप्ड नेशन है। अब आता है इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ज्ञानबाजी का आंसर है। यहाँ पे किस कैसे गैस करेंगे ये देश अंडर डेवलप्ड है? जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रीज उतना है ही नहीं, हाई पॉवर्टी रेट है, मतलब लोग अपना बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवे, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लिमिटेड एजुकेशन और हेल्थ केयर है, रूरल एरिया में है ही नहीं,
गरीबी बहुत ज्यादा है, टेक्निकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, हाईली अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे, बहुत सारा यूथ जॉबलेस है, फॉरेन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वो कंट्रीज, उनका अपना कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, या है तो भी बहुत कम है, अपना रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं कर पा रहे, गवर्नेंस अच्छे से नहीं है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा नहीं है, और सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जात पात का भेदभाव वो सब बहुत ज्यादा है। डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर क्या है, या फिर सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। तो हमारा मिक्स इकोनॉमी है, सबसे बड़ा बात तो हमारे यहाँ मेजरली रोल पब्लिक सेक्टर का है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, डिफेंस, ये सब पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के, जबकि कई एक चीज प्राइवेट सेक्टर के भी हाथ में, इसलिए हमारा मिक्स इकोनॉमी है। हम सिर्फ कैपिटलिस्ट नहीं है अमेरिका की तरह, और हम सिर्फ सोशलिस्ट भी नहीं है चाइना की तरह, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी है जो ग्रोथ कर रही है। हम लोग मेनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, अभी भी हमारा लार्ज सेक्टर एग्रीकल्चरल है, ज्यादा हम लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं, और ज्यादातर फार्मर अपने खाने पीने के लिए भी उगा रहे हैं खुद। मॉडर्नाइजेशन नहीं है एग्रीकल्चर में, उतना है लेकिन उतना नहीं है। आज की डेट में कई एक आया, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बोल के योजना आया हुआ है, इसके कारण अब एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है, बट उतना अभी भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री भी बहुत सारी बन रही है नई नई, लास्ट 2-3 डिकेड्स में हमारे यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ा है। कई एक दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, हमारी देशों की आईटी कंपनीज हमारी कंट्री से सबसे ज्यादा है। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, ग्रोथ हो रहा है लेकिन अभी भी लेबर शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज है, जिसके कारण इंडस्ट्री उतना ग्रोथ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर सबसे डोमिनेंट सेक्टर है आज की डेट में। हमारा मेजर एम्प्लॉयमेंट जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है। हमारा आईटी सर्विस दुनिया में 1 नंबर पे है। हमारा हेल्थ केयर, टूरिज्म, ये भी बहुत बेटर होके रखा है। दुनिया के लोग हमारी आईटी कंपनीज को जॉब आउटसोर्स करती है, बीपीओ केपीओ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत है अभी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, यानी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है देश को तरक्की करवाने का। इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है अभी, क्योंकि इनोवेशन में हम लोग धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बट एजुकेशन का चैलेंज अभी भी बहुत बड़ा है, स्किल डेवलपमेंट का चैलेंज अभी भी बहुत बड़ा है, थ्योरेटिकल पढ़ाई ज्यादा करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अभी भी और बहुत स्कोप है आगे बढ़ाने का। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत है, कई एक एरिया बहुत ग्रोथ में है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, लेकिन बहुत सारा स्टेट अभी भी बहुत बैकवर्ड है, उनको और तेजी से ग्रोथ का जरूरत है। हालांकि ग्रोथ आ भी रहा है बहुत तेजी से। हमारे यहाँ अभी भी बहुत डिस्पैरिटी है, मतलब एरिया वाइज। ग्लोबल इंटीग्रेशन, हमारा ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया में हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टाई अप हो रहे हैं, वेंचर्स बन रहे हैं, को एक साथ मिलकर काम हो रहा है दुनिया के कई देशों के साथ। लेकिन अभी भी फ्लक्चुएशन बहुत है, अभी भी इंडिया में रूल रेगुलेशन ऐसे टफ है कि फॉरेन कंपनीज उतना बिजनेस नहीं कर पा रही है, उसको और इजी करने का जरूरत है। वाई द इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड ए मिक्स इकोनॉमी, तो ऊपर जो आंसर दिया वही है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों मेजर रोल में, कोई सा भी कम नहीं है, इसलिए मिक्स इकोनॉमी है। हम सोशलिस्ट भी फॉलो करते हैं, मतलब कई चीजों पे गवर्नमेंट अपना रोल भी प्ले करती है, कई चीजों का डिसीजन गवर्नमेंट भी लेती है, नेसेसरी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, वो सब मैटर में। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, मेजोरिटी ऑफ सेक्टर में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को पूरा छूट दिया हुआ है, इसीलिए हम मिक्स इकोनॉमी है। इंडिकेट द ब्रीफली सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री, क्यों इंडिया को अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग नेशन के कैटेगरी में डाला हुआ है? क्योंकि अभी भी हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, अभी भी यहाँ पॉवर्टी रेट बहुत हाई है, अभी भी बेसिक नेसेसिटी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, अभी भी एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सैनिटेशन अभी भी उतना नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज, अभी भी हमारा इंडस्ट्रीज बहुत सारा है, बट अभी भी दुनिया के कई एक डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में उतना इंडस्ट्रीज नहीं है अभी भी हमारे यहाँ। रीजनल डिस्पैरिटी तो बहुत है, कई एक एरिया बहुत डेवलप्ड है, कई एक एरिया बहुत अंडर डेवलप्ड है। ह्यूमन इंडिकेटर डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट,
हेल्थ केयर पे एक्सेस लोगों का बहुत लो है अभी भी, इसलिए भी हम लोग अंडर डेवलप्ड कहलाते हैं। हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी भी बहुत सारे एरिया में बहुत लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत है अभी भी हमारे यहाँ, स्ट्रक्चरल से ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी बहुत है। ये रेडी वाले, रोड साइड दुकानें लगाने वाले, अनरजिस्टर्ड बिजनेस वाले बहुत है अभी भी हमारे यहाँ, इसीलिए गरीबी बहुत है, वनरेबिलिटी बहुत है। अभी भी हम फॉरेन एड पे बहुत डिपेंडेंट है। कभी कोई बड़ा भूकंप अर्थक्वेक आ जाए, हमको फॉरेन से मनी चाहिए होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है हमारे यहाँ, पॉलिटिकली गवर्नेंस उतना इफेक्टिव नहीं है, पॉलिटिशियंस आपस में उलझे हुए हैं लड़ने में। इंडियन इकोनॉमी डिस्क्राइब्ड एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब ऊपर कहा था कि हम अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन अब हमको धीरे धीरे डेवलपिंग क्यों कहने जाने लगा? क्योंकि हमारा ग्रोथ का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज की डेट में दुनिया में हमारा ग्रोथ का परसेंटेज जो है, रेट ऑफ जीडीपी बढ़ने का जो परसेंटेज है, वो अभी भी दुनिया में 1 नंबर में से है। हमारा मिडिल क्लास बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है, वो अपर मिडिल क्लास बन रहा है। हमारे यहाँ रिटेल, सर्विस, टेक्नोलॉजी पे काम बहुत हो रहा है, इसीलिए हम लोग डेवलपिंग है। हमारा इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाई अब धीरे धीरे। हम लोग एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे, तो सर्विस सेक्टर में भी हमारा बहुत दुनिया में बोलबाला है, इसीलिए हमारा इकोनॉमी अभी डेवलपिंग हो रहा है। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पहले के मुकाबले बहुत अच्छा सुधरा है। सोशल वेलफेयर बहुत बेटर हो रहा है, हेल्थ केयर पहले से बेटर है, एजुकेशन पहले से बेटर है, इसीलिए हमारा डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। अब हम अंडर डेवलप्ड से ऊपर आ चुके हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का बात हो रहा है, मेट्रो बहुत तेजी से बिल्डअप हो रही है, एनर्जी सेक्टर में हम बहुत आगे आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पहले से बेटर हुआ है, अर्बनाइजेशन बहुत हद तक हुआ है। अब हमारा पहले के मुकाबले क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, यानी हम लोग डेवलपिंग हो रहे हैं। हमारा टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हुआ, हम इनोवेशन में बहुत आगे आ रहे हैं। आईटी सेक्टर हमारा बहुत डेवलप्ड है दुनिया के मुकाबले। अब वहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ा है इंडिया में, इसलिए भी हम लोग डेवलपिंग है। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो चीजें रही, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे हुए रहे, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। सोलर एनर्जी का बात अभी बहुत तेजी से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का बात, हाइड्रो पावर गाड़ियों का बात बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अब हमारे यहाँ। हमारा पॉपुलेशन अभी भी बहुत यूथफुल है, हम लोग बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं है एवरेज एज वाइज, इसलिए अभी हमारे यहाँ एजुकेशन का और का बहुत चांसेस बहुत बेटर है। हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे कंट्री के साथ हम लोगों का वर्ल्ड वाइड लेवल पे ज्वाइंट वेंचर्स हो रहे हैं, इसलिए भी हम लोग डेवलपिंग है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये तो रिपीट क्वेश्चन एक तरीके से कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर बताओ, फीचर बताओ। तो हम मिक्स इकोनॉमी है, हम डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर में बेटर काम हो रहा है, हमारा ग्रोथ तेज है, हमारा यंग पॉपुलेशन है। सेम आंसर, हमारा इनइक्वालिटी बहुत कम हो गया है, हम लोग एग्रीकल्चर पे उतने डिपेंडेंट नहीं रहे हैं, हम अब इनफॉर्मल इकोनॉमी में भी आगे है, तो फॉर्मल में भी हमारा बेटर हो रहा है। हमारा ह्यूमन कैपिटल पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब पे बहुत खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो रहा है पहले से, ग्लोबल इंटीग्रेशन बेटर हो रहा है, इसलिए हम लोग, ये हमारा नेचर है। अब बोला राइट अ शॉर्ट नोट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? देखो, दुनिया में ग्रोथ का पैरामीटर पहले हुआ करता था जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सबको ग्रोथ का पैरामीटर मानते थे कि अगर ये सब बेटर है तो तुम्हारा कंट्री ग्रोथ पे है। लेकिन आज की डेट में बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो, गरीबी, एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर सैनिटेशन, बेटर पीने का पानी, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, ये सब आपको मिल रहा है कि नहीं, वो फैक्टर्स को देख के डिसाइड किया जाता है कौन सा कंट्री अभी अच्छा कर रहा है, कौन सा कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिनके थ्रू ये कैलकुलेट किया जाता है क्रॉस द कंट्रीज कौन सा बेटर डेवलपमेंट हो रहा है। ये कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी बोल के प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के थ्रू ह्यूमन वेलबींग को चेक किया जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह देखा जाता है। तो इसका एक कंपोजिट इंडेक्स है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं, आपका लॉन्ग हेल्थ कितना रह रहा है, लॉन्ग हेल्दी लाइफ आप जी रहे हैं कि नहीं, ये सबको देखा जाता है। इसका रैंकिंग 0 से 1 के बीच में। 0 इंडिकेट लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, 1 इंडिकेट हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। वेरी हाई इनकम कंट्रीज,
विथ एक्सीलेंट हेल्थ एंड एजुकेशन को 1 दिया गया है। तो एचजीआई कैलकुलेट कैसे होता है? नॉर्मलाइज ईच ऑफ द 3 इंडिसेस, 3 चीजों को देखा जाता है। क्या क्या? होलिस्टिक मेजरमेंट, माने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट थ्रू ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जीडीपी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सबको देखा जा रहा है। कंपैरेटिव टूल, दूसरे देशों के साथ कंपेयर किया जाता है आपको फिर, और आपका इनइक्वालिटी कितना कम हुआ आपके यहाँ उसको भी चेक किया जाता है। तो ये 3 अप्रोच पकड़कर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। लेकिन इस एचडीआई का बुराई क्या है दुनिया में? सर ये परफेक्ट तरीका है कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है? ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा डेटा पे ही केवल बात कर रहा है, पॉलिटिकल फ्रीडम का बात नहीं करता, जेंडर इक्वालिटी का बात नहीं करता, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात नहीं कर रही है, इनको ओवर लुकिंग किया जा रहा है और डेटा अवेलेबल प्रॉपर नहीं है। जिन डेटा को लेके कंपेयर किया जा रहा है वो डेटा प्रॉपरली एक्यूमुलेट ही नहीं किए जा रहे, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये था आपका यूनिट 1। यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर बात करें इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या था अलग अलग फील्ड में, एग्रीकल्चर में क्या था, इंडस्ट्री में क्या था, अलग अलग सेक्टर्स वाइज क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट पे आ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। एग्रीकल्चर हमारे 42% ऑफ पॉपुलेशन को अभी भी एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी मिलियंस ऑफ पीपल का लाइवलीहुड है ये, और रूरल एरिया का तो सबसे बड़ा। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हमारे देश के जीडीपी का अभी भी 17 to 18% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। हमारे देश को खाने का सप्लाई है, राइस, व्हीट, पल्सेस, यानी ये क्रिटिकल न्यूट्रिशंस कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। रूरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि गांव में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, गांव में मार्केटिंग, इनके दम पे चल रहा है। किनका काम होगा? अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो गांव में ट्रांसपोर्ट क्या काम करेगा, मार्केटिंग क्या काम आएगा? तो बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है। रॉ मटेरियल, अगर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर ही तो देता है, ये जूट, कॉटन, फूड प्रोसेसिंग के लिए फूड, फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए कई एक टाइप का जो फूड रिक्वायरमेंट होता है, तो ये सब कौन दे रहा है आपको? रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको डॉलर पाउंड में अर्निंग, देश का टी, मसाले, कॉफी, फ्रूट्स बहुत सारे फॉरेन कंट्री में बिकते हैं, तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग आता है, डॉलर पाउंड का अर्निंग आता है। इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरिया को डेवलपमेंट में कौन मदद कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा। लेस डेवलपिंग एरिया में एग्रीकल्चर ही काम करता है सबसे ज्यादा। कल्चरल सिग्निफिकेंस, हमारे देश को हमारे इंडियन कल्चर से कनेक्टेड आज भी कौन रख रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स उसी के नाम पे मनाए जाते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स, सोशल कल्चर्स। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करता है एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट बनाती है, या गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है, तो ये सब एग्रीकल्चर की मदद से दे पाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में इतना कम प्रोडक्टिविटी क्यों है? इंडियन एग्रीकल्चर में आज भी इतना कम प्रोडक्शन क्यों होता है? क्या इसके फैक्टर्स हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है? स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, हमारे जो मेन कल्टिवेटर्स है, फार्मर्स, उनके पास बहुत कम एरिया ऑफ लैंड है, लैंड का बहुत ज्यादा बंटवारा हुआ है, मैक्सिमम बड़े बड़े लोगों के पास जमीन है, या फिर अगर किसी किसान के पास जमीन है भी ढंग की तो उसकी फैमिली बड़ी है, तो एक फैमिली में 4 लोग काम करने वाले, अल्टीमेटली लैंड का टुकड़ा बहुत कम बचता है सबके हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से। लैंड टेन्योर सिस्टम, हमारे यहाँ पे जो किसानों के पास जमीन नहीं है वो रेंट पे जमीन लेके एग्रीकल्चर करते हैं, तो लैंड रिफॉर्म का मेजर्स बहुत खराब है। टेनेंसी के लिए जो किसानों को रेंट देना पड़ता है वो बहुत महंगा है जमींदार लोग को, इसलिए भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। तो एग्रीकल्चर में कम प्रोडक्शन क्यों होता है? इसका फैक्टर, एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड पे काम होता है, इरिगेशन के लिए, पानी के लिए, बहुत सारे अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट है बहुत सारे, जिसके कारण इरिगेशन सिस्टम है देश में लेकिन वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। ये भी एक रीजन है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत डेवलप्ड है। हाई यील्डिंग सीड्स नहीं मिलती किसानों को उतनी, तो उनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता।
स्कैनिटी यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का यूज प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं जिससे जमीन का प्रोडक्टिविटी खराब हो रहा है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी है, प्रॉपर्ली किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल रहा, उनका मार्केटिंग अच्छा नहीं हो, बनाते हैं बिकता नहीं है रीजनेबल प्राइस पे, जब मिडिल मैन उनसे कम दाम में ले लेते हैं, उनका प्रॉब्लम है। लैक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर में रिसर्च नहीं है, किस क्रॉप के बाद कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे होगी, किसानों को उसकी नॉलेज नहीं। इसके अलावा जनरल फैक्टर्स है कई एक, डेमोग्राफिक फैक्टर, हमारे यहाँ पे कई एक एरिया में लैंड का क्वालिटी उस तरीके से नहीं है, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उन लोगों को बहुत ज्यादा बैकवर्ड माना जाता है, बहुत इलिटरेट होते हैं, बहुत सारे किसान लोग इग्नोरेंट होते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ के कारण उतना डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए प्रोडक्शन कम होता है। फाइनेंस का कमी तो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, गांव में उतने बैंक्स नहीं है, किसानों को वैसे लोन नहीं मिलता, मनी लेंडर से लोन मिलता भी है तो बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे मिलता है, जमींदार लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। अब आया डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी। अब इंडस्ट्रियल आ गया नेक्स्ट, तो एग्रीकल्चर के बाद नेक्स्ट सेक्टर है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का पोजीशन कैसा है, तो इंडस्ट्री का रोल क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। तो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करके दे रही है आज की डेट में, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा जॉब देती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है अर्बन एरियाज में, क्योंकि वहां उतने एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होते शहर के इलाकों में। वैल्यू एडिशन करके देती है, रॉ मटेरियल का यूज करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, तो वैल्यू एडिशन जनरेट करती है। देश का एक्सपोर्ट को बढ़ाती है, कई एक ऐसे आइटम इंडिया में बनते हैं जिसको फॉरेन कंट्रीज खरीदती है, जिससे कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज डॉलर पाउंड में कमाई बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको बसेस चाहिए ये कौन बनाएगा, इंडस्ट्री बनाएगा। बुलेट ट्रेन कौन बनाएगा, इंडस्ट्री बनाएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कौन करेगा, इंडस्ट्री करेगा। टेलीकम्युनिकेशन कौन चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं। इनके पैसे से और इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ये सब चीज से। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कौन लेकर आएगा, नया नया टेक्नोलॉजी है, 5G 4G AI, ये सब कौन लेकर आएगा, इरिगेशन। तो इरिगेशन वाले टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ला रहे हैं, लोगों को नया नया स्किल सिखाते हैं, नई नई मशीनों का यूज, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये इंडस्ट्री वाले ही कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करता है, इंडस्ट्रीज। कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज लाना, ये सब काम करते हैं, देश को इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, ये सब करके देना। रीजनल बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना, बहुत सारे एरिया सिर्फ इंडस्ट्रीज के बल पे चलती है, जैसे आपका गुड़गांव वाला इलाका, तो क्लस्टर बनाते हैं लोग इंडस्ट्री के, मतलब एक जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलती है तो एरिया का डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में बनता है, रोड बनती है, ब्रिज बनते हैं, डैम बनते हैं, ये सब भी इंडस्ट्रीज बना के दे रही है। नेक्स्ट, क्या कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स है या क्या चैलेंजेस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पहला बोला एक्सोजियस कॉज, मतलब इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अचानक रॉ मटेरियल कम मिलना, ज्यादा मिलना, टाइमली नहीं मिल पाना, ये एक प्रॉब्लम है। पावर क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सब जगह नहीं अवेलेबल है उस तरीके से, लाइटें चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। इकोनॉमिकल डिप्रेशन, अचानक आपके देश में जब डिप्रेशन आता है तो इंडस्ट्री का माल बिकना मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे इंडस्ट्री डाउनफॉल पे चली जाती है। कई जगह गवर्नमेंट का पॉलिसी, जैसे टैक्स रिलेटेड पॉलिसी, बिजनेस का लाइसेंस रिलेटेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रूल, ये सब बहुत टफ हो जाते हैं, जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पाती। पॉलिटिकल फोर्सेस बहुत जगह फेवरेबल नहीं है, बहुत जगह पॉलिटिकल पार्टीज आपके बिजनेस सपोर्टिव नहीं है। दूसरा बोला एंडोजीनियस कॉजेस, क्या, वीक मैनेजमेंट। तो पहले ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर एक तरीके से बोल सकते हो, दूसरा हो गया इंटरनल फैक्टर्स, कंपनी का मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, वीक मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग उतना बढ़िया नहीं है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण काम नहीं चलता, इनोवेशन नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स तो है ही, प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरा यूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास उतना फाइनेंस ही नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है बिजनेस में। फॉल्टी प्लानिंग, प्लानिंग फेल हो जाती है, आप प्लानिंग बनाते हो लेकिन अचानक इंडस्ट्री में लॉसेस लगते हो, प्लानिंग पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट राइट से शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट का
मोर देन 50% कंट्रोल या शेयर कैपिटल है। तो पब्लिक सेक्टर रेफर टू द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज। गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज को ओन करती है या ऑपरेट करती है। इट इनकम्पोजेस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का फैक्ट्रीज, वो सब पब्लिक सेक्टर के अंदर आ गए। म्युनिसिपैलिटी, ये सब पब्लिक सेक्टर के अंदर आ गए। इनका मेन फीचर्स क्या हुआ सर? यहाँ पे गवर्नमेंट का ओनरशिप है सबसे ज्यादा, सेंट्रल, स्टेट या लोकल या कंबाइंड। पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करते हैं लोग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब फील्ड में ज्यादा काम होता है। इनको फंडिंग कहां से आता है? गवर्नमेंट आपसे हमसे टैक्स लेती है, वही इनमें लगाती है। रेगुलेटरी रोल, इनके लिए रूल रेगुलेशन भी गवर्नमेंट ही बनाती है। और ये लोग देश में मेजर सोर्स है जॉब क्रिएशन की। स्टेबल जॉब मिलता है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं उनको लगता है कि ये जॉब तो स्टेबल है, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे तो छूटेगा नहीं। तो ये इनके फीचर्स हुए। अब कुछ एग्जाम्पल बोला गया आपसे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे क्वेश्चन के लिए। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी PSE, दीज आर द गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटीज। जैसे एग्जांपल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑयल एंड गैस का काम करती है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये स्टील मैन्युफैक्चर करती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसका सेकंड पार्ट हुआ। तो पहला हुआ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी वो फैक्ट्रीज या वो इंडस्ट्रीज जहां से गवर्नमेंट कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करती है। दूसरा हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो इंडिया में गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस को या बाकी कामों में मदद करता है। जैसे वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री दैट प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पब्लिक यूटिलिटीज हो गया इसका थर्ड टाइप, जो लोग पब्लिक सर्विसेज देने में मदद करते हैं, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली मेट्रो, आपकी बॉम्बे में बेस्ट बसेस चलती है, कलकत्ता में आपके बसेस चलती है जो स्टेट गवर्नमेंट की CTC बसेस। ये सब हो गया पब्लिक यूटिलिटी वाली, सर्विसेज वाली ऑर्गेनाइजेशन। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम वाली ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम है गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी का काम करना, हेल्थ के लिए फंडिंग करना, ये सब काम करने वाले हो गए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम वाले डिपार्टमेंट। ये सब हो गए गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के टाइप। अब बोला डिस्कस द ब्रीफली द रोल परफॉर्म्ड और प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या क्या काम करती है और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। पहले काम क्या करती है सर? देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, उसके लिए प्रोजेक्ट्स चलाती है। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सोशल वेलफेयर करती है, यानी गरीबी हटाओ, हेल्थ केयर बढ़ाओ, इनइक्वालिटी कम करने का काम। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हो गया गांव में, शहर में। रेगुलेटरी एंड कंट्रोल, देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाना और उन रूल रेगुलेशन को पब्लिक इंटरेस्ट में कंट्रोल या मैनेजमेंट करना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने का डिपार्टमेंट बनाना, रोडवे, रेलवे, डिफेंस, टेलीकॉम, ये सब सेक्टर के काम करते हैं ये लोग। इनका परफॉर्मेंस देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रेवेन्यू जनरेट करके देना गवर्नमेंट को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना। इनमें प्रॉब्लम क्या है? मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट उतना ढंग से काम नहीं करते, नेताओं का चापलूसी करके अपना जॉब बचा के रख लेते हैं, ज्यादा काम में इन्वॉल्व नहीं होते। लॉसेस बहुत होते हैं क्योंकि पब्लिक वेलफेयर में काम होता है तो उतना हाई प्रॉफिट्स नहीं रखते और मैनेजमेंट भी उतना प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण धीरे धीरे लॉसेस होने लगते हैं। उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं होता इन इंडस्ट्री का। जैसे BSNL आपका एक एग्जांपल है जो लॉस खा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बट लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन उसको लॉस करवाती है। लिमिटेड ऑटोनॉमी है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, ये लोग अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते, जिसके कारण इनके डिसीजंस में लेट होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है। वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है, वहां पे इतना अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कौन गलती किया, कैसे गलती हुआ, कम प्रोडक्शन हो रहा है, कम एफर्ट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, करप्शन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन बहुत है,
और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग उतना कंपटीशन को चैलेंज की तरह लेते ही नहीं है। टेक्नोलॉजिकल लैग बहुत ज्यादा है, वहां पे उतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? यहाँ पे ओन्ड, देखो वहां तो ओन्ड ऑपरेट बाई गवर्नमेंट, यहाँ पे ओन्ड ऑपरेट बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब रादर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट। इनका की फीचर्स क्या है? यहाँ पे ओनरशिप यानी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप बिजनेस होगा, ये सब जनरल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होगा, कंपनी होगा, लेकिन सब किसके कंट्रोल में होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। यहाँ मेन प्रॉफिट मोटिव है। ये मार्केट ओरिएंटेड काम करती है, जहां ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जहां ज्यादा फायदा है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे ज्यादा इनोवेशन में काम होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है, बहुत सारे एरियाज के बिजनेस करते हैं लोग। सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी नहीं, हर टाइप का काम में इन्वॉल्व होते हैं लोग। सिगरेट भी बना रहे हैं, दारू भी बना रहे हैं, स्टील भी बना रहे हैं, रबर भी बना रहे हैं, दवाइयां भी बना रहे हैं, खाने का सामान भी बना रहे हैं। इनका एग्जाम्पल जैसे कंपनीज का एग्जाम्पल हो गया रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बहुत सारे हैं, छोटे छोटे शॉप, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर, स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं जो बिजनेस नए नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है इनमें, जो लोग एनजीओ की तरह काम करते हैं, डोनेशंस पे काम करते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं इनको गवर्नमेंट से, उससे काम करते हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर के काम करते हैं खाली। डिस्कस द रोल, परफॉर्मेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इनका रोल क्या है? देश का इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, इनोवेशन टेक्नोलॉजी लेके आना देश में नया नया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा डॉलर पाउंड में इन्वेस्टमेंट लेकर आना, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनाना ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया जा सके, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना। इनका मेन परफॉर्मेंस क्या है? जीडीपी को बहुत तेजी से बढ़ाना, देश में ग्रोथ लाना, जॉब क्रिएशन करना, इनोवेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करना, और देश को एक्सपोर्ट में आगे बढ़ाना, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करना। इनका प्रॉब्लम्स क्या है? बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन है इनके लिए, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनको रूल को पूरा करने में गवर्नमेंट का, जिसके लिए बिजनेस स्लो हो जाता है। फाइनेंस का प्रॉब्लम तो ऑलवेज है, उतना कैपिटल नहीं मिलता। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में उतना खुद ही डेवलप नहीं है अभी तक, ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, ये सब लॉजिस्टिक्स, जिसके कारण इनका बिजनेस हैम्पर होता है। स्किल नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत है, थ्योरेटिकल पढ़ाई है, तो स्किल नहीं है तो इनको उतने बढ़िया एम्प्लॉय नहीं मिलते उस तरीके के। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी है, ग्लोबल बिजनेस भी बहुत सारे आ गए अब तो इंडिया में, एमएनसीज, जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्री उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा। इकोनॉमिक वनरेबिलिटी है, बहुत सारे बिजनेस लॉस खा के बंद हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत होता है, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन बहुत है, जिसके कारण प्राइवेट बिजनेस कई बार बर्बाद हो जाते हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर किसको माना गया? जो लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज दैट ऑपरेट ऑन अ रिलेटिवली स्मॉल स्केल, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, जहां पे लोकल पब्लिक काम करती है, लोकल रिसोर्स काम होता है, कम प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ज्यादातर हैंडमेड ही कैपेसिटी है या बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में काम होता है, लोकल एरिया को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड है। गवर्नमेंट ने कितना कहा? प्लांट एंड मशीनरी में जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ है, और अगर सर्विस सेक्टर में है तो अप टू 25 करोड़ है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो और आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कहा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, अगर आपका 10 करोड़ से कम है, और अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो 5 करोड़ से कम है, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाओगे। ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत करते हैं देश में, सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल, डाइवर्सिफाई एक्टिविटी, बहुत छोटे छोटे एरिया में काम करते हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन करते हैं, कम कैपिटल में काम होता है इनका, तो कम कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम हो जाता है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत अडॉप्टेबल है हर चीज के हिसाब से। इनोवेशन चाहिए तो इनोवेशन करेंगे, हाथ से बनाना है तो हाथ से बनाएंगे। इनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत है, फाइनेंशियली गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है इनको, अलग अलग टाइप का क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए, एमएसएमई के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर आती है, गवर्नमेंट इनको मार्केटिंग में मदद करती है, गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज देती है, इंसेंटिव देती है बहुत सारा, ताकि इनका बिजनेस ग्रोथ करे। अब बोला गया स्मॉल स्केल का भाई रोल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो स्मॉल स्केल का रोल भी भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना, देश में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना,
बैकवर्ड एरिया का रीजनल बैलेंस लेके आना, अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाना, डाइवर्सिफाइड एकदम, बड़े इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, हेल्प करना और देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना ताकि डॉलर पाउंड में कमाई है। इनका परफॉर्मेंस भी वही, आउटपुट बढ़ाते हैं देश का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, इनोवेटिव और अडॉप्टिव काम करते हैं, सपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को और कोविड-19 वगैरह के टाइम में हेल्प किए देश को आगे बढ़ाने में, तो रेजिलियंस देते हैं देश को, मुश्किल टाइम में सपोर्ट मिलता है इनके कारण। प्रॉब्लम्स क्या है? वही फाइनेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड होते हैं ये लोग, तो उतना प्रॉब्लम आता है। रेगुलेटरी बर्डन बहुत है, छोटे छोटे रूल बहुत है जो फॉलो करने पड़ते हैं, जिनके कारण उतना डेवलपमेंट, छोटे छोटे रूल रेगुलेशन बहुत सारे हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, उससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आता है। मार्केट उतना एक्सेस नहीं है, मार्केट में चैलेंज है इनके लिए, बहुत कंपटीशन बहुत है, क्वालिटी का इश्यूज रहता ही है, उतना प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आता इनका प्रोडक्ट का, क्वालिटी का कंपटीशन तो मैंने अभी कहा ऊपर, स्किल का शॉर्टेज है, इनके पास लोकल एम्प्लॉयज होते हैं जो उतने नॉलेजेबल नहीं होते। अब तीनों सेक्टर का यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल। तो पब्लिक सेक्टर कौन हुआ? ओनरशिप कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और यहां पर भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स, गांव देहात के ग्रुप्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक यूटिलिटी वाला सर्विस देना, सोशल वेलफेयर पे फोकस करना। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन लोकल एरिया को डेवलप करने में मदद करने के लिए दोनों हो रहे हैं। फंडिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्सेस के थ्रू, आप जो टैक्स भरते हो, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाता है उन्हीं से इन बिजनेस को पैसा मिलता है। यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कैपिटल से काम होता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट से जो स्कीमों से पैसा मिलता है वो, और पब्लिक जो अपना छोटा छोटा सेविंग करती है, बैंकों से लोन लेती है, उससे काम होता है। एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है मेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, ये लोग सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है। प्राइवेट सेक्टर तो सबसे ज्यादा जॉब देता है आज की डेट में, और ये लोग खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो यहाँ पे लार्ज एम्प्लॉयमेंट होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो भी बैकवर्ड एरिया में। इनको आप पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ जो ऊपर आपने पढ़ा है वही सब कुछ है। अब बोला व्हाट इज एमएसएमई? एमएसएमई क्या है? तो एमएसएमई का मीनिंग है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एमएसएमई बोल के एक्ट बना हुआ है, जो लोग उसमें रजिस्टर करेंगे वो लोग एमएसएमई कहलाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट बोल के एक एक्ट बना हुआ है 2006 में, जो लोग उसमें रजिस्टर्ड होंगे वो लोग एमएसएमई कहलाएंगे। ये लोग प्रोसेसिंग का काम, प्रोडक्शन का काम, प्रिजर्वेशन का काम, ये सब करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एमएसएमई? एमएसएमई का कितना टाइप है? तो 3 है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। मेनली 2 क्लास का बात होगा, मैन्युफैक्चरिंग का भी और सर्विस का भी। सर्विस सेक्टर में कौन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कौन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है। क्योंकि यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है पूरा आपको, ये इंपॉर्टेंट आंसर है बहुत एग्जाम के लिए। तो जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से कम है वो स्मॉल है, वो सॉरी माइक्रो है, सॉरी। जिनका 25 लाख से कम है प्लांट एंड मशीन में, पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात कर रहा हूँ, कौन माइक्रो, कौन स्मॉल, कौन मीडियम। तो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीन में तो माइक्रो, 25 लाख से ज्यादा 5 करोड़ तक तो मीडियम, स्मॉल, और 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक है तो मीडियम, और 10 करोड़ से ऊपर होने पे आप लार्ज कहलाएंगे। वैसे सर्विस सेक्टर में 10 लाख से कम है तो आप माइक्रो हो, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, वहां प्लांट एंड मशीनरी लिखा है या इक्विपमेंट लिखा है। 10 लाख से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ तक है तो आप स्मॉल हो, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक है तो आप मीडियम हो। अब नया एक्ट भी आया, एमएसएमई एक्ट 2020, पहले था 2006। तो यहां पर भी कैसे क्लासिफाई किया, यहां पे बोला कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस दोनों के लिए एक ही रूल है। तो 2006 में ये ब्रेकअप था। अभी 2020 का जो एमएसएमई एक्ट आया उसका ब्रेकअप क्या है? वहां बोला गया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर यानी सेल नॉट मोर देन 5 करोड़ तो आप माइक्रो। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को अलग अलग नहीं किया, यहाँ पे एक ही रोल रखा, यहाँ पे एक ही लॉ रखा। 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो हो। 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अप टू 10 करोड़ मैन्युफैक्चर प्लांट एंड मशीनरी में
और टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम तो आप स्मॉल हो। वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 10 करोड़ बट लेस देन अप टू 50 करोड़ है तो आप मीडियम हो, और टर्नओवर 250 करोड़। तो लिमिट कैसे रखा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर दोनों को देखना पड़ेगा। दोनों में से एक भी क्रॉस हो रहा है तो फिर आप डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं करो। बोला डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई को क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत करता है लोग, जिसका जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, छोटा छोटा बिजनेस को बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन कर रहा है, देश में अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को मदद कर रहा है, रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अडॉप्टेबिलिटी है, कम कैपिटल में काम हो जा रहा है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम्स है, अवेलेबल ही नहीं है टेक्नोलॉजी, मार्केट का चैलेंज बहुत ज्यादा है कि मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते ये लोग, क्वालिटी का मेजरमेंट का प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन का मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, स्किल का शॉर्टेज है, एम्प्लॉय के लोकल एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बहुत है, कभी प्रॉफिट कभी बहुत लॉस, ये सब इनका प्रॉब्लम है। व्हाट इज माइक्रो एंटरप्राइज एज पर एमएसएमई। अब घुमा फिरा के फिर वही पूछ लिया माइक्रो कौन है, तो ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ा था माइक्रो कौन है एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, प्लांट एंड मशीनरी जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से कम है वो माइक्रो है। अगेन एडवांटेज का ज्ञान अभी आपने पढ़ा, जो ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेज वही डिट्टो लिख के आना है आपको, इसमें कुछ अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। फिर वही स्मॉल पूछा तो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा है स्मॉल कौन है, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम लिख कर आना है, कुछ अलग नहीं लिखना है आपको। मीडियम कौन है, तो जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ से कम है, टर्नओवर 250 करोड़ से कम है 2020 एक्ट के हिसाब से, एमएसएमई एक्ट, तो उसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको अलग से नहीं पढ़ना, आपने पढ़ा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रा स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए एक मुद्रा स्कीम ला के रखा है। ये मुद्रा स्कीम में गवर्नमेंट बहुत सारा आपको फाइनेंस देती है, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा है, शिशु किशोर तरुण। लोन अप टू 50,000 फॉर वेरी स्मॉल एंटरप्राइज, इसको बोला गया शिशु स्कीम। लोन बिटवीन 50,000 टू 5 लाख स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, जिसको बोला गया किशोर स्कीम, और 5 लाख से ज्यादा का लोन 10 लाख तक का, इसको बोला गया तरुण स्कीम। ये 3 स्कीम गवर्नमेंट ने रखा है लोन लेने का। आप कैसा लोन चाहते हो वैसा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोलेट्रल फ्री लोन, मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा इसके लिए। आपको इंटरेस्ट में भी छूट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल होगा लोन के अप्लाई करने के लिए, और ज्यादा वुमेन बिजनेसमैन लोग को ये लोन दिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर को ये लोन ज्यादा इजीली मिल रहा है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि आपको इजीली फाइनेंस मिल रहा है, इसकी मदद से बहुत सारे जॉब क्रिएट हो रहे हैं और वुमेन लोग को एम्पावरमेंट मिल रहा है और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। चैलेंज क्या है कि फिर वही होगा, करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है इसको बचा के रखने के लिए। गवर्नमेंट को लगातार इस पे काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कीम अभी बहुत छोटा है तो उसको और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। यही चैलेंज है गवर्नमेंट के आगे कि इसको ठीक से प्रमोट किया जाए, सही आदमी को लोन मिल पाए, चीटिंगबाजी से वो लोग लोन नहीं ले ले जिनको उतना दरकार ही नहीं। तो मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, 2015 में लॉन्च किया गया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए और देश का स्मॉल बिजनेस को ग्रोथ में मदद करने के लिए। डिस्कस द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर का इंडिया में क्या रोल? आज की डेट में तो सबसे बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूटर यही है। टोटल देश के जीडीपी का 55% सर्विस सेक्टर से जाता है। सबसे ज्यादा जॉब यही लोग दे रहे हैं, अनस्किल स्किल सब टाइप का जॉब है यहाँ पे। आईटी, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, ये सब आते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। देश को डॉलर पाउंड में बहुत कमाई करके दे रहे हैं। आईटी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में देश को बहुत इनोवेटिव बना रहा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप कर रहा है, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, बैंक, ये सबको। रूरल डेवलपमेंट बहुत कर रहा है, बैकवर्ड एरिया में एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करने का काम कर रहा है, देश को फॉरेन कंपनी के साथ जोड़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत सारा लेके आ रहा है।
अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई हो रहा है, टूरिज्म, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, अलग अलग यूनिक सेक्टर में काम कर रहा है ये सर्विस सेक्टर। कोई भी चीज में इजीली अडॉप्ट कर पा रहा है, हेल्प कर रहा है आपको अडॉप्शन में। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एकदम, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है, लोगों का स्किल बढ़ रहा है, इससे डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है कंट्री को, डिजिटल पेमेंट और इम्प्रूव्ड कंज्यूमर एक्सेस में लेकर आ रहा है। सोशल डेवलपमेंट में बहुत मदद कर रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब में। बैकवर्ड एरिया को बहुत डेवलप कर रहा है, छोटे छोटे सिटीज, टाउन, उनमें बहुत काम हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है इससे बहुत ज्यादा इंडिया का। तो सर्विस सेक्टर बहुत बेटर वे में कंट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्कस द वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। तो लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ, बैंकिंग सेक्टर इंडिया में बहुत बड़ा है। नरसिम्हा कमेटी एक रिपोर्ट बनाया था जिसकी मदद से इंडिया का बैंक का एसेट्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो लोन डूबने वाला है उनको रिकवरी में बहुत सारा प्लानिंग में काम किया गया है। शेयर मार्केट को बहुत रिफॉर्म किया गया ताकि इजीली मार्केट में पैसा आ सके। मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर किया है, ऑनलाइन सिस्टम, एफिशिएंसी बढ़ा है उससे। फाइनेंशियल इंक्लूजन, छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग को इससे जोड़ा गया। माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे छोटे एरिया में प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे लोगों का बैंक अकाउंट खोला जिससे देश में बैंकिंग स्ट्रक्चर में बहुत पैसा आया। इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम बहुत सारा डेवलप किया गया देश में। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये सब बहुत आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आए इनके थ्रू इंडिया में। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत बेटर डेवलप किया गया इंडिया में। रूल रेगुलेशन बनाने का सिस्टम बहुत पहले से इजी किया गया है। डिजिटल इंडिया बनाने का कोशिश किया जा रहा है, बहुत ज्यादा फाइनेंस ग्रोथ, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये सब लेकर आया गया इंडिया में। डिस्कस द वेरियस फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म इन इंडिया। फिस्कल पॉलिसी होता क्या पहले समझ लो। 3 चीज को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। टैक्सेशन का रूल, गवर्नमेंट का खर्चा यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सर्विसेज, और गवर्नमेंट का बोरोइंग यानी लोन। ये तीनों सेक्टर में क्या क्या काम हुआ है इंडिया में। तो फिस्कल डिसिप्लिन बहुत पहले से बेटर आया है इंडिया में। फाइनेंस को लेकर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा डेफिसिट कम हुआ है इंडिया का। ट्रांसपेरेंसी बहुत आया पैसे के यूज में, कहाँ खर्चा कर रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है। जीएसटी आया है, नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है 2025, तो ये सब बहुत बेटर हुआ है पहले से। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को बहुत बेटर मैनेजमेंट किया है, पहले की तरह नहीं है कहीं भी खर्चा हो जा रहा पता नहीं चल रहा है। सोशल सेक्टर पे बहुत खर्चा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इन पे बहुत खर्चा हो रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत दे रहा है, और किनको सब्सिडी देना, उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। डीबीटी सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले कैश मिलता था, बहुत लोग पैसा खा जाते थे, अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। पैसा देने का पहले बहुत ब्रेकअप था, वो ब्रेकअप को कम करके डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, सब्सिडी भी डायरेक्टली दिया जा रहा है। ये सब पहले से बेटर हुआ है। स्टेट लेवल पे रिफॉर्म बहुत ज्यादा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा इन्वॉल्व हुआ है, बहुत सारा फिस्कल प्लानिंग स्टेट लेवल पे भी बहुत सारा हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत सारा बिजनेस में हुआ है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज का पार्टनरशिप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म, पहले से अकाउंटिंग सिस्टम बेटर हुआ है देश का। मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का प्रॉपर प्लानिंग बना है। क्राइसिस मैनेजमेंट पहले से बेटर हुआ है कि अचानक इकोनॉमिक शॉक लगेगा, जैसे कोविड-19 के टाइम में लगा, वो सब टाइम पे लगा। अचानक मार्केट क्रैश होता है तो उसको कैसे बेटर किया जाए, ये सभी प्लानिंग बहुत हुआ है। ये आंसर उतना कुछ काम का नहीं है। 2 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कमिटीज का नाम बताओ तो नरसिम्हा कमेटी, रघुराजन कमेटी, केवी कामत कमेटी, सब कमेटी बनाते, केवल नाम याद कर लोगे बहुत है। मेंशन द नेम ऑफ सम फिस्कल रिफॉर्म्स कमेटी ऑफ इंडिया। तो फिस्कल रिफॉर्म कमेटी कौन कौन सी बनी थी? शेलाई कमेटी, केलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, एनके सिंह कमेटी, नाम याद कर लोगे बहुत है। डिस्कस द सम मेजर इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज भी इंडियन इकोनॉमी का अभी भी मेजर इश्यूज क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी बहुत है, अमीरों के पास बहुत पैसा हो रहा है, गरीबों के पास उतना नहीं हो रहा। गरीबी अभी भी टिका हुआ है, गरीबी कम नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा जरूरत है। इन्वेस्टमेंट वैसा नहीं आ रहा जितना जरूरत है। यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत है। स्किल मिसमैच बहुत है, पढ़े लिखे लोग बहुत है बट स्किलफुल नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज का कमी है। एग्रीकल्चर में अभी भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। फार्मर लोग अभी भी बहुत सुसाइड कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का उधारी अभी भी बहुत हाई है।
डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, इंडिया का डेप्ट कम नहीं हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट अभी भी उसी लेवल पे खड़ा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। यहीं स्टॉप करेंगे, अगले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 4 मिल जाएगा।